नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। बीएससी पार्ट 3 अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 में रिंग थ्योरी चल रही है। अपनी रिंग थ्योरी चल रही है। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने ये बताया था भाई, जो भी अपना लेक्चर हुआ था और मैंने ये बताया था कि भाई रिंग थ्योरी के अंदर सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि भाई जो अपनी वलय है, वलय की परिभाषा क्या होती है, पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या होती है और वलय पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। अपन ने जो पढ़ा था, मैं एक बार बता देता हूँ कि वलय की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, ठीक है। और कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय की परिभाषा पढ़ ली। तत्सम की वलय की परिभाषा पढ़ ली, जिसको बोला जाता है रिंग विद यूनिटी। तत्सम की वलय की परिभाषा भी अपन ने पढ़ ली है। और इसके अलावा शून्य भाजक रहित वलय, जिसको बोला जाता है रिंग विदाउट जीरो डिविजन। शून्य भाजक रहित वलय पढ़ लिया, शून्य भाजक सहित वलय भी पढ़ लिया, इंटीग्रल डोमेन भी पढ़ लिया। इंटीग्रल डोमेन, जिसको पूर्णांकीय प्रांत बोला जाता है, वो भी पढ़ लिया। डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड, विभाजन वलय या विषम क्षेत्र भी पढ़ लिया। और अपन ने फील्ड भी पढ़ लिया। ये सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद में आज भी थोड़ी डेफिनेशन है, उसके बाद में एक एक थ्योरम अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन एक देखते हैं, एक वलय है अपनी बूलियन वलय। कौन सी वलय? बूलियन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूं। चलो भाई स्टार्ट करें आज का। डेफिनेशन देखना आप। बूलियन वलय, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि एक वलय कैपिटल R बूलियन वलय कहलाती है। एक वलय कैपिटल R बूलियन वलय कहलाती है यदि इसका प्रत्येक अवयव, आइडम्पोटेंट को हिंदी में बोला जाता है वृक्षसम। एक वलय कैपिटल आर है, एक वलय कैपिटल आर है, वो बूलियन वलय कहलाती है अगर इसका प्रत्येक एलिमेंट है आइडम्पोटेंट हो।
अर्थात ए स्क्वायर बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर करने से वापस वो एलिमेंट ही प्राप्त हो जाए तो ऐसी वलय को कहा जाता है बूलिय वलय। ऐसी वलय को क्या कहा जाता है? बूलिय वलय। जैसे z प्लस डॉट बूलिय वलय है क्या? 4 का स्क्वायर करो, क्या 4 आएगा? नहीं आएगा ना, तो वो बूलिय वलय नहीं है। अगर रिंग के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर रिंग के प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से वापस वही हो जाए तो वो बूलिय वलय कहलाती है। अगर बात करें अपन इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल देखना, z2 प्लस 2 डॉट 2 एक, z2 प्लस 2 डॉट 2 एक बूलिय वलय है क्योंकि क्यों भाई? z2 के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? 0 और 1। z2 में 2 एलिमेंट होते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बताओ प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से वापस वो का वो प्राप्त हुआ, तो ये हो गया बूलिय वलय का एग्जाम्पल। तो आप बूलिय वलय की डेफिनेशन देख लो, ठीक है। और अब 2-3 परिभाषा और अपन देखेंगे, उसके बाद में फिर कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। तो ये बूलिय वलय की परिभाषा है कि एक वलय बूलिय वलय कहलाती है अगर इस वलय के प्रत्येक एलिमेंट का आप स्क्वायर कर रहे हो तो वापस वो का वो एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी वलय को क्या कहा जाता है? बूलिय वलय। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगली परिभाषा देखना 18-19 को। देखो, एक तो बूलिय वलय की परिभाषा पढ़ेंगे, एक वलय के एकांक पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन वलय में निरसन नियम पढ़ेंगे और वलय का केंद्र पढ़ेंगे और एक नॉर्मलाइजर। ये 5 है डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल 18-19 को। ठीक है, देखना भाई, वलय के व्युत्क्रमणीय अवयव या एकांक, वलय के व्युत्क्रमणीय अवयव या एकांक, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? यूनिट ऑफ ए रिंग। इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट ऑफ ए रिंग। अच्छा सोचो, मान लो कोई एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है आर। कौन कौन सी? क्रम विनिमय भी है और तत्सम की वलय भी है। अगर उस आर में क्रम विनिमय है एक तो, और एक है तत्सम की वलय, ठीक है। अगर मान लो कि ए अवयव है रिंग आर का, अगर इस ए अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित हो, क्या बोला मैंने? कौन सा प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम। कहने का मतलब ए को बी से गुणा करने से तत्समक अवयव आ गया। तो ए अवयव का गुणन प्रतिलोम अगर इस रिंग में उपस्थित है तो ए को उस वलय का एकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ
किसी वलय कैपिटल आर के वे समस्त अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वो वलय के एकांक कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? कौन सा प्रतिलोम? गुणन प्रतिलोम, वो वलय के एकांक कहलाते हैं। जैसे z प्लस डॉट की बात करें तो उसमें 1 और -1 का प्रतिलोम होता है, इसका मतलब है वो 1 और -1 है वो इस वलय के एकांक कहलाते हैं। क्या बताओ 2 का प्रतिलोम होता है क्या z प्लस डॉट में? 2 का प्रतिलोम नहीं होता है, तो 2 इसका एकांक नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव या एकांक की परिभाषा मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी वलय के वे एलिमेंट जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वो वलय के एकांक कहलाते हैं। ठीक है, लिखे तो माना कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय। माना कि कैपिटल आर जो है, माना कि कैपिटल आर एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है तथा A बिलोंग्स टू R, तब A को वलय R का व्युत्क्रमणीय अवयव या एकांक कहा जाता है। व्युत्क्रमणीय अवयव एकांक कहा जाता है यदि देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू R सच दैट A डॉट B बराबर 1। कहने का मतलब है कि R एक क्रम विनिमय तत्सम की वलय है तो उस वलय के वो एलिमेंट उन एलिमेंटों का समुच्चय है जिनका गुणन प्रतिलोम है। भाई A को B से गुणा किया तो तत्समक अवयव आ रहा है, इसका मतलब A का प्रतिलोम क्या है? B। तो A का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है तो A है वो वलय का क्या हो गया? एकांक हो गया। ऐसे ही A का प्रतिलोम B है तो B का प्रतिलोम A हो गया, इसका मतलब B भी वलय का क्या हो गया? एकांक या व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। तो याद रखना किसी वलय का व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? उस वलय के ऐसे एलिमेंट जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है। अर्थात किसी वलय के वे समस्त अवयव, अर्थात किसी वलय के वे समस्त अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है, अर्थात किसी वलय के वे समस्त अवयव जिनका गुणन प्रतिलोम उपस्थित होता है वलय के एकांक कहलाते हैं। वलय के एकांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पहला वलय z प्लस डॉट के एकांक 1 व -1 है, क्योंकि 1 और -1 का गुणन प्रतिलोम होता है। वलय z5 प्लस 5 डॉट 5 में प्रत्येक अशून्य अवयव, क्योंकि शून्य अवयव का तो गुणन प्रतिलोम होता ही नहीं है ना, कल बताया था कि प्रत्येक अशून्य अवयव वलय का
एकांक है। Z5 में 1 का प्रतिलोम होगा, वो कितना होगा? 1 का प्रतिलोम, जैसे बात करें कि भाई डॉट 5 संक्रिया है तो 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0, यहाँ भी 1 2 3 4 2 4 6 का मतलब 1, 8 का मतलब 3 3 6 का मतलब 1, 9 का मतलब 2, 4 3 चौक 12, 12 का मतलब 2, 4 4 दूनी 8 का मतलब 3, 4 तिया 12 का मतलब 2, 4 चौक 16। तो 1 को 1 से गुणा करने से 1 आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स है वो 1, 2 का इन्वर्स, 2 को 3 से गुणा करने से 1 आ रहा है, तो 2 का इन्वर्स 3, तो 3 का इन्वर्स 2 और बचा 4 का इन्वर्स 4, और इन सब का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वलय की क्या हो गई? एकांक हो गई। और तभी तो लिखा है प्रत्येक अशून्य अवयव, क्योंकि 0 का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हो गए वलय के व्युत्क्रमणीय अवयव। चलो इसको उतारो। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि भाई वलय के अंदर निरसन नियम क्या होते हैं, कैंसिलेशन लॉ जिसको बोला जाता है। वलय के निरसन नियम, उनकी डेफिनेशन अपन देखेंगे। नेक्स्ट 18 में कैंसिलेशन लॉ की बात करेंगे अब। कैंसिलेशन लॉ ऑफ ए रिंग। कैंसिलेशन लॉ ऑफ ए रिंग, वलय में निरसन नियम। वलय में निरसन नियम कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? देखो, प्लस संक्रिया के लिए तो कोई वलय R है, वलय R के अंदर बताओ, एक चीज़ बताओ मेरे को कि वलय R है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या होता है? R प्लस होता है, वो आबेली ग्रुप होता है। इसका मतलब प्लस संक्रिया के लिए निरसन नियम तो हमेशा लागू होते हैं, और गुणन संक्रिया के लिए भी निरसन नियम लागू होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए, वलय कैपिटल R में योग संक्रिया के लिए वलय कैपिटल R में योग संक्रिया के लिए निरसन नियम वलय कैपिटल R में योग संक्रिया के लिए निरसन नियम सदैव लागू होते हैं क्योंकि R प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि R प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इसी प्रकार गुणन संक्रिया के लिए भी निरसन नियम इसी प्रकार गुणन संक्रिया के लिए भी निरसन नियम लागू होते हैं। जैसे पहला है कि मान लो कि A कोई नॉन जीरो एलिमेंट है
ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और वो इस प्रकार है कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, तो निरसन नियम से अपन ये बोलेंगे कि साहब ए से ए कैंसिल हो गया और बचा बी बराबर सी। ठीक है, अच्छा इसको बोला जाता है, बताओ ए है वो कौन सी साइड से कैंसिल हुआ है, लेफ्ट साइड से कैंसिल हुआ है, तो इसको बोल दूंगा मैं वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम। यहां लिख देता हूं, अतः फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए, ये ए बी सी एलिमेंट वाले के लेंगे, ये वाम निरसन नियम। अगर लेफ्ट साइड से कैंसिल होता है तो वाम निरसन नियम और राइट साइड से कैंसिल होता है तो दक्षिण निरसन नियम। दूसरा, ए नॉट इक्वल टू 0, मान लो ऐसे है बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए, तो राइट साइड से कैंसिल होगा, तो ये बना बी बराबर सी, इसको बोला जाता है दक्षिण निरसन नियम, वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, ये कैंसिलेशन ला हो गई। अब मैंने एकांक की परिभाषा पढ़ ली, बूलिया वलय की पढ़ ली, निरसन नियम पढ़ लिया। अगली परिभाषा है वलय का केंद्र, वलय का केंद्र, सेंटर ऑफ ए रिंग, वलय का केंद्र, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, सेंटर ऑफ ए रिंग। अगर दोस्तों आपको ग्रुप के केंद्र की परिभाषा याद है तो वलय का केंद्र बहुत आसान है। ग्रुप का केंद्र क्या था कि किसी ग्रुप का केंद्र है उन सारे एलिमेंटों का समुच्चय होता है जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, क्रम विनिमय नियम की पालना करते हैं। वही परिभाषा वलय के केंद्र की है कि वलय के केंद्र में वलय के वो अवयव आएंगे जो वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, यदि कैपिटल आर एक वलय है ओपन कर लो सर, ओपन कर लो, सही चाहिए। हाँ जी, देखिएगा कि मैं बता रहा था कि भाई वलय का केंद्र क्या होता है। वलय का केंद्र वलय के उन सारे एलिमेंटों का समुच्चय होता है जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्यूट। जैसे अपन ने ग्रुप के केंद्र की परिभाषा पढ़ी थी, सेम टू सेम वैसे वलय का केंद्र है। तो मैं बताता हूँ कि यदि कैपिटल आर एक वलय है, यदि कैपिटल आर एक वलय है तब वलय का केंद्र C ऑफ R से दर्शाया जाता है। C मतलब सेंटर ऑफ रिंग, तब वलय का केंद्र C ऑफ R से दर्शाया जाता है, तब वलय का केंद्र C ऑफ R से दर्शाया जाता है तथा यह वलय R के उन समस्त अवयवों का समुच्चय होता है, तथा यह वलय R के उन समस्त अवयवों का समुच्चय होता है जो क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। कौन से नियम की पालना करते हैं? जो क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। एक वलय R है, वलय का केंद्र C ऑफ R,
सी ऑफ आर में मान लो कि ए एलिमेंट आ रहा है, या सी ऑफ आर में मान लो आर एलिमेंट आ रहा है, वलय के केंद्र में कोई एलिमेंट आर आ रहा है, तो जो आर एलिमेंट होता है, आर एलिमेंट रिंग का इस प्रकार होता है सच दैट कि आर डॉट ए बराबर ए डॉट आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर मतलब वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर आर है, मान लो कोई वलय है, वलय में 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट हैं, अगर कोई एलिमेंट आर है वो सारे के सारे 10 एलिमेंटों के साथ कम्यूट कर रहा है, तो फिर वो आर है वो किसके अंदर चला जाएगा, वो सी ऑफ आर में चला जाएगा, वलय के केंद्र में चला जाएगा। तो ये देखो फॉर ऑल मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ये किसको बोलते हैं, ये क्रम विनिमयता का नियम ही तो है, अबेलियन की कंडीशन है। तो वलय का वो एलिमेंट जो वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, अगर आर एलिमेंट प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो आर वलय के केंद्र में चला जाता है। ये वलय का केंद्र की परिभाषा है। एक परिभाषा और बताता हूं मैं, वलय के किसी अवयव का प्रसामान्यक वलय के किसी अवयव का प्रसामान्यक को कहा जाता है नॉर्मलाइजर। प्रसामान्यक को क्या कहा जाता है भाई, नॉर्मलाइजर कहा जाता है, वलय के किसी अवयव का प्रसामान्यक। तो वलय का केंद्र तो पूरे अवयवों का एक साथ होता है, और जो प्रसामान्यक होता है वो एक एक एलिमेंट का निकलता है। ठीक है, आप इसको उतारिए। अब बताते हैं कि वलय के किसी अवयव का प्रसामान्यक क्या होता है। माना कि कैपिटल आर एक वलय है, माना कि कैपिटल आर एक वलय है तथा ए बिलोंग्स टू आर। आर तो एक वलय है और ए है वो वलय का एक एलिमेंट है, तब अवयव ए का प्रसामान्यक, अवयव ए का तब अवयव ए का प्रसामान्यक एन ए से दर्शाया जाता है, एन ए से दर्शाया जाता है तथा एन ए में वलय आर के वे अवयव आते हैं, वे अवयव उपस्थित होते हैं तथा एन ए में वलय आर के वे अवयव उपस्थित होते हैं जो बताओ किसके साथ कम्यूट करते हैं, जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। अगर वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, अगर वलय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो वलय के केंद्र में जाएगा, और केवल एक एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट स्मॉल ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो किस में जाएगा, एन ए में। तो एन ए को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, एन ए में मान लो वलय का आर एलिमेंट, एन ए में अगर आर एलिमेंट आ रहा है तो आर एलिमेंट वलय का इस प्रकार होता है सच दैट, इस प्रकार होता है कि आर किसके साथ कम्यूट करता है, ए के साथ कम्यूट करता है। अगर कोई एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करता है तो वो एन ए में आ जाएगा, इसको कहा जाता है प्रसामान्यक। ए एलिमेंट के प्रसामान्यक मैं फिर बताता हूँ, एन ए एलिमेंट का प्रसामान्यक एन ए से दर्शाया जाता है, क्योंकि एन का मतलब होता है नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर को हिंदी में प्रसामान्यक कहा जाता है। एन ए में अगर आर एलिमेंट आ रहा है तो आर किसके साथ कम्यूट करता है, ए के साथ कम्यूट करता है। इन परिभाषाओं को उतारिए दोस्तों, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।
खोलना ही पड़ेगा इसको। हवा का वेग थोड़ा ज़्यादा है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको परसमान्यक वगैरह के बारे में। चलो फिर आगे बढ़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये चैप्टर है, रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड वाला, जो आपको समझ में भी आ पा रहा होगा। और ये कुछ परिभाषा हो गई है, जो परिभाषा आएंगी वो और बता देंगे। चलो इसको फिलहाल हटा देता हूँ मैं। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूं जो 2013, 15 और 13, 15, 17, 19 लगातार 4 साल हो गए इसको आते हुए। और इसमें दे रखा है कि भाई आप एग्जाम्पल लिख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013, 15, 17 और 19 लगातार आया है ये, तो आप मान के चलो 21 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो क्या दिया है, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने को दिया है एक वलय कैपिटल R जिसके प्रत्येक अवयव एक वलय कैपिटल R जिसके प्रत्येक अवयव फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए एक वलय कैपिटल R जिसके प्रत्येक अवयव A बिलोंग्स टू R के लिए A² बराबर A एक वलय R है जिसका अगर प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो तो खुद ही प्राप्त हो जाता है। बताओ, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना कि एक ऐसी वलय जिसके प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से वही प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी वलय को कहा जाता है बूलियन वलय। क्या कहा जाता है? बूलियन वलय। तो एक वलय R जिसके प्रत्येक अवयव के लिए यह हो, तब आपको ये सिद्ध करना है। पहला मैं लिख लेता हूं इसको। पहला सिद्ध करना है A प्लस A बराबर 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। दूसरा A प्लस B बराबर 0 इम्प्लाई A बराबर B। ऐसा ही होगा बिल्कुल। और तीसरा R एक क्रम विनिमय वलय है। ये तीनों एक साथ आते हैं, तीनों जो टॉपिक है, ये जो तीनों प्रूफ अपने को करने हैं। तीसरा भी लिख देता हूं, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग।
आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। ये तीनों एक साथ आते हैं दोस्तों, ये अपने को प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्यों आते हैं? क्योंकि एक का यूज दूसरे में होता है, दूसरे का तीसरे में होता है। तो चलो इसको सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, सबसे पहले तो अपने को क्या दिया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि 1 मिनट में देख लेता हूँ भाई सब कुछ ठीक प्रकार से रिकॉर्ड हो पा रहा है या नहीं। हाँ ओके, सारा काम ओके है। दिया गया है कि कैपिटल आर एक वलय इस प्रकार है कि एक वलय दिया गया है कि कैपिटल आर एक वलय इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। वलय के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए स्क्वायर बराबर ए है। पहला, सबसे पहला प्रूफ करते हैं अपन। पहला प्रूफ क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू आर। मान लो ए एलिमेंट है वो रिंग का है, तो बताओ ए एलिमेंट रिंग का है तो ए प्लस ए भी रिंग का होगा या नहीं होगा? अगर ए एलिमेंट रिंग का है तो ए प्लस ए भी रिंग का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अरे भाई आर प्लस डॉट अगर रिंग है तो आर प्लस क्या होता है? आर प्लस होता है अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप मतलब प्लस संक्रिया के लिए समवर्ता नियम लगता है। समवर्ता नियम लगता है तो आर एलिमेंट रिंग का उठाए तो ए एलिमेंट अगर आपने रिंग का उठाए तो ए प्लस ए भी रिंग का होता है। किसके लिए होता है? योग के लिए समवर्तता नियम। मैं सामने लिख भी देता हूँ इसको, कौन से नियम से होता है ये? योग के लिए समवर्ता नियम। अच्छा, लेकिन a प्लस ए मैंने रिंग में बता दिया, लेकिन बताओ इस रिंग में तो प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से खुद एलिमेंट ही प्राप्त होता है। तो मैं ये बोल दूंगा इसलिए a प्लस ए ये रिंग का एलिमेंट बन गया, तो इसका स्क्वायर करने से भी मेरे को क्या प्राप्त होगा? बताओ a प्लस ए ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये रिंग ऐसी है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर करने से खुद एलिमेंट ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से मैंने बताया कि a प्लस ए है वो रिंग का एलिमेंट है, तो a प्लस ए का स्क्वायर a प्लस ए ही होता है। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं a प्लस ए डॉट a प्लस ए बराबर a प्लस ए। इसको इससे डॉट करो तो a डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए बराबर ए प्लस ए। ए डॉट ए कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। और ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और प्लस 0 लिख दो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इधर 0 भी लिख दिया, ए प्लस 0। और वाम निरसन नियम लगाओ। वाम निरसन नियम से इससे तो ये कट जाएगा और ये बचा, ये ए प्लस ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस 0 के बराबर। दोनों साइड से क्या कटा भाई? ए प्लस ए और ए प्लस ए दोनों तरफ से कट गया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ कौन से निरसन नियम से? यहाँ लिख दूंगा चूंकि ए स्क्वायर बराबर ए, और यहाँ लिख दूंगा वाम निरसन नियम से। अच्छा, एक काम कीजिए आप, ए स्क्वायर बराबर ए यहाँ लिखो, ए स्क्वायर बराबर ए यहाँ लिखो, और यहाँ लिख दो आप वाम निरसन नियम। चलो, इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया है। आप इसको देखो, फिर इसके बाद में अपन जो इसका सेकंड रिजल्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है, चले आगे। ओके, सेकंड रिजल्ट देखो, यह है a प्लस बी बराबर 0। भाई a प्लस बी बराबर 0 लेके चलेंगे और a बराबर b बताना है, चूंकि a प्लस बी बराबर 0, भाई ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, तथा प्रथम रिजल्ट से, मतलब इस रिजल्ट का यूज कर रहा हूं। पहले रिजल्ट से मैंने क्या बता दिया, a प्लस ए बराबर 0। भाई दूसरे रिजल्ट में a प्लस बी बराबर 0 लेके चल रहा हूं और पहले रिजल्ट का यूज कर रहा हूं a प्लस ए बराबर 0। इसलिए भाई a प्लस बी बराबर 0 है और a प्लस ए बराबर 0 है, दोनों की राइट साइड सेम है, इसकी और इसकी दोनों की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो a प्लस ए बराबर मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी। और अगर आप वामनिर्सन नियम लगाओगे तो a से a कट जाएगा और a बराबर कितना आ गया, b। और सामने लिख दूंगा वामनिर्सन नियम। क्या लिख दूंगा यहाँ पे भी, वाम निरसन नियम। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसलिए आपने a प्लस बी बराबर 0 तो लेके चले और आपने क्या बता दिया दोस्तों, a बराबर b बता दिया। a प्लस बी बराबर 0 लेके चले और a बराबर b बता दिया। तो ये मैंने वाम निरसन नियम की सहायता से किया है। और दोस्तों ये प्रूव करने के लिए मेरा जो पहला जो रिजल्ट था उसका यूज हुआ है। जो पहला जो रिजल्ट था ये, इसका यूज हुआ है। तो अगर ये एग्जाम में आ भी जाए ना, अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट ये आ जाए, सेकंड रिजल्ट आ जाए, तो आपको पहले फर्स्ट रिजल्ट आपको प्रूव करने की जरूरत है, उसी के बाद में आपका सेकंड रिजल्ट प्रूफ होगा। ठीक है, इसके बाद में है थर्ड, ये वाला आर कम्यूटेटिव रिंग है, ये बताएंगे। तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो बताओ a प्लस बी भी रिंग में होगा या नहीं होगा। अगर a और b रिंग के दो एलिमेंट है तो उनका जो एडिशन होता है वो भी रिंग का एलिमेंट होता है। लेकिन ये रिंग तो ऐसी है जिसका प्रत्येक एलिमेंट a स्क्वायर बराबर a होता है। तो मैं ये बोल दूंगा कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा, वो भी किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। चूंकि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, या फिर मैं ऐसे लिख दूंगा, ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है चूंकि a स्क्वायर बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इस कंडीशन की पालना होती है, इसलिए ये भी रिंग का एलिमेंट है। तो जैसे इसको अल्फा मान लो, इस पूरे को a प्लस बी को अल्फा मान लो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा। अब वही काम जैसा फर्स्ट में किया है वो यहाँ पे कर दो भाई, a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर a प्लस बी। इनको गुणा करो, a डॉट a, इसको इससे किया तो a डॉट b, इसको इससे किया तो b डॉट a, और इसको इससे किया तो b डॉट b बराबर a प्लस बी। a डॉट a होता है a स्क्वायर, a डॉट b डॉट a, और b डॉट b हो गया b स्क्वायर बराबर a प्लस बी। तो a स्क्वायर बराबर, तो लिख दूँ a स्क्वायर बराबर a है तो उसकी जगह a डॉट b डॉट a, और b स्क्वायर की जगह b बराबर a प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर की जगह तो a लिख दो और b स्क्वायर की जगह b लिख दो। तो कुल मिला के मैं कर लेता हूँ a प्लस b, इसको और इसको तो एक जगह ले लिया और इन दोनों को एक जगह ले लो, a डॉट b प्लस b डॉट a बराबर a प्लस बी प्लस का 0, और दोनों साइड से a प्लस बी काट दो वामनिरसन नियम से, तो a डॉट b प्लस b डॉट a बराबर 0। भाई a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कौन सा निरसन नियम लगाया अपन ने, वाव
निरसन नियम। और अब इस रिजल्ट का यूज करेंगे सेकंड रिजल्ट का। a प्लस बी बराबर 0 होता है तो बताओ क्या होता है, a बराबर b होता है। सेकंड रिजल्ट ये बोलता है a प्लस बी बराबर 0 है तो a बराबर b। तो मैं इस चीज़ को लिख दूंगा कि इसको एल्फा मान लो और इसको बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो बताओ एल्फा बराबर कितना हो गया भाई, एल्फा बराबर हो गया बीटा। और सामने लिख देंगे यूजिंग रिजल्ट सेकेंड। और a डॉट b बराबर b डॉट a होता है अगर किसी वलय में, तो बताओ क्या होता है, r इज a कम्यूटेटिव रिंग, r क्रम विनिमय वलय होता है। तो ये सारा का सारा दोस्तों मैंने बताया है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये आएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो तीनों आते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट ये भी आए तो ऊपर वाले दोनों भी आपको प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये कुल मिला के ये सारा का सारा एक ही रिजल्ट है, इससे ये और इससे ये। आप इसको समझो और उतारो। 13, 15, 17, 19 में आए तो इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक थ्योरम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। 2012 और 2018 में आई है। हटा दूँ इसको, थ्योरम है दो 2012 और 18 में आई है। मैं लिखता हूं, एक वलय आर सिद्ध करो कि एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी। सिद्ध करो कि एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि सिद्ध करो कि वलय आर शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि वलय आर में निरसन नियम लागू होते हैं। यदि और केवल यदि वलय आर में निरसन नियम लागू होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट तो दोस्तों 2012 में दिया था। 2018 में कौन सा स्टेटमेंट दिया था? दूसरा स्टेटमेंट बताता हूं।
कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वाले आर, एक इकाई सहित क्रम विनिमय वाले आर पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वाला आर पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि a नॉट इक्वल टू 0, AB बराबर AC इम्प्लाई B बराबर C। ये है। चलो मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। और साथ में ये दिया है कि भाई A, B एंड C एलिमेंट किसके हैं, रिंग के। देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि भाई एक वलय R है, एक वलय R है, वो शून्य भाजक रहित वलय है, शून्य भाजक रहित वलय है यदि और केवल यदि वलय R में निरसन नियम लागू होते हैं। वलय R में निरसन नियम लागू होते हैं मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ अगर लागू होते हैं तो वो वलय कौन सी है, शून्य भाजक। अब यदि और केवल यदि आया है तो यदि और केवल यदि आया तो अपने को नेसेसरी कंडीशन भी करनी है और सफिशिएंट कंडीशन भी सिद्ध करनी है। ये वाला स्टेटमेंट तो 2012 में आया, इसी स्टेटमेंट को लिख के दिया है 2018 में दूसरे प्रकार से। थोड़ा क्या लिख के दिया है कि ये 2012 में आया था स्टेटमेंट, ये वाला 2018 में। एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय R पूर्णांकीय प्रांत होगा। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि भाई पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है। पूर्णांकीय प्रांत का मतलब है एक ऐसी वलय जो इकाई सहित और क्रम विनिमय और शून्य भाजक रहित हो। तीन चीजें हो गई ना, इकाई सहित, क्रम विनिमय और शून्य भाजक रहित। तो बताओ यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत लिख दिया, ये दोनों लिख दिया तो ऑटोमेटिक शून्य भाजक रहित हुआ या नहीं हुआ वलय R। भाई पूर्णांकीय प्रांत लिख दिया, पूर्णांकीय प्रांत इकाई सहित भी आ गया, क्रम विनिमय भी आ गया, तो शून्य भाजक रहित भी हो गया ना। तो कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि ये। और अभी मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, ये तो निरसन नियम होता है। देखो लेफ्ट साइड से a कट जाता है तो ये तो लेफ्ट कैंसिलेशन लाए, तो वही स्टेटमेंट हो गया ना कि इसमें तो शून्य भाजक रहित लिख के दिया था और निरसन नियम लागू होते हैं, और यहाँ पूर्णांकीय प्रांत लिख के दे दिया तो पूर्णांकीय प्रांत शून्य भाजक रहित होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये लिख के दिया है वो निरसन नियम है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, लिखने का तरीका जो है दोनों का अलग अलग है। और ऊपर वाला जो आया था वो तो 2012 में आया था, और नीचे वाला जो स्टेटमेंट आया था इसका वो 2018 में आया था। ठीक है दोस्तों। प्रूफ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रूफ पार्ट में अपने को पता है भाई नेसेसरी और सफिशिएंट अपने को दोनों कंडीशन सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन जिसको बोला जाता है आवश्यक शर्त। क्या बोला जाता है इसको? आवश्यक शर्त। सबसे पहले मान लो कि जो वलय R है वो शून्य भाजक, अच्छा निरसन नियम मान लो, आप निरसन नियम सकते हैं ऐसे मान लो। या फिर शून्य भाजक रहित मान के चले, शून्य भाजक रहित मान के चलते हैं, निरसन नियम बता देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ भी मान लो, माना, या फिर ऐसे लिख देते हैं सर्वप्रथम माना, अच्छा रहेगा थोड़ा। सर्वप्रथम माना वलय कैपिटल R सर्वप्रथम माना वलय कैपिटल R में निरसन
नियम लागू होते हैं। सबसे पहले मान लो कि भाई जो वलय आर है उसमें क्या होते हैं, निरसन नियम लागू होते हैं। या ये बाद में मान लेना आप, वैसे तो इसको पहले भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा सिस्टम के अनुसार चले वो। सबसे पहले मान लो कि भाई जो वलय आर थी, सर्वप्रथम माना वलय आर, ये मान लेते हैं, ये बताएंगे, ऊपर वाला मान लिया करो नीचे वाला बताया करो। सर्वप्रथम माना वलय आर में, वलय आर शून्य भाजक रहित वलय है, शून्य भाजक रहित वलय है। सबसे पहले मान लो कि भाई जो वलय आर है वो शून्य भाजक रहित है। अब शून्य भाजक रहित है, शून्य भाजक रहित की परिभाषा लगाएंगे। अतः A not equal to 0 belongs to R such that सर्वप्रथम माना वलय आर शून्य भाजक रहित वलय है, अतः A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R सच दैट A डॉट B बराबर A डॉट C। मान लो कि वलय आर है वो शून्य भाजक रहित वलय है, तो शून्य भाजक रहित वलय है तो मैंने A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R सच दैट A डॉट B बराबर A डॉट C। साथ में ये लिख देंगे कि B और C हैं वो भी किसके एलिमेंट है भाई, वलय के एलिमेंट है। A तो था ही। अब A डॉट B बराबर A डॉट C लेके चल रहा हूँ। बताओ निरसन नियम बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि A से A कट जाएगा, B बराबर C बताना है। B बराबर C बताते ही अपना निरसन नियम लागू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोनों तरफ A डॉट B है, इसमें मैं माइनस का A डॉट C जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, माइनस का A डॉट C। तो ये A डॉट C है तो इसमें जोड़ो आप माइनस का A डॉट C। तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को लिख सकता हूँ A डॉट B माइनस A डॉट C बराबर, और इसको क्या लिख सकता हूँ A डॉट C माइनस A डॉट C। इसको दोस्तों ये कितना बन गया, ये बना A डॉट B माइनस C बराबर 0। ये 0 हो गया। अब बताओ मेरे को वलय क्या है, शून्य भाजक है। वलय जो है वो शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित है, इसका मतलब दोनों में शून्य भाजक रहित की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 होता है तो या तो अल्फा बराबर 0 होता है, या तो अल्फा बराबर 0 होता है, या फिर बीटा बराबर 0 होता है। ये शून्य भाजक रहित की परिभाषा है। देखो इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा, अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 है तो अब अल्फा बराबर 0 होगा या बीटा बराबर 0 होगा, लेकिन अल्फा तो आपको नॉन जीरो दिया है तो ऑटोमेटिकली बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ फिर डेफिनेशन लगाता हूँ शून्य भाजक रहित की, तो इम्प्लाई B डॉट C B माइनस C बराबर कितना हो गया, 0। ये वाला 0 हो गया, ये तो 0 है नहीं, क्योंकि बिकॉज वलय शून्य भाजक रहित है। अरे भाई शून्य भाजक रहित वलय है और दो एलिमेंटों का प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों में कम से कम एक 0 होता है ना, लेकिन A तो 0 है नहीं तो ऑटोमेटिक पीछे वाला 0 होगा, और पीछे वाला 0 होगा तो B माइनस C बराबर 0 होगा, तो B बराबर कितना आ गया, C। B बराबर C आ गया। इसलिए मैं लेके चला था A नॉट इक्वल टू 0 और ये लेके चला था A डॉट B बराबर A डॉट C लेके चला था, और B बराबर क्या आ गया, C।
इसका मतलब मैंने ये समझा कि जो ए है वो लेफ्ट साइड से कैंसिल हो गया, तो इसको बोल देंगे अर्थात ये कौन सा निरसन नियम है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, अर्थात वाम निरसन नियम अर्थात वाम निरसन नियम सत्य है। और जैसे वाम निरसन नियम सत्य है, ऐसे ही दक्षिण निरसन नियम सत्य बताया जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिण निरसन नियम भी सत्य होगा। तो दोस्तों वलय को शून्यभाजक रहित मान के चला था और यहाँ पे ये लेके चला और निरसन नियम बता दिया। तो शून्यभाजक रहित लेके चला, निरसन नियम बता दिया। अब उल्टे में निरसन नियम सत्य मान के चलूंगा और वलय को मेरे को बताना है शून्यभाजक रहित। तो एक बार तो आप इसको उतारिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए दोस्तों। ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब इसका अपन करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन। हटा दूं क्या मैं इसको? आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसको उतारिए। तो जो वलय आर थी उसमें मैंने ये माना था सबसे पहले कि वलय आर शून्यभाजक रहित है, तो ऑटोमेटिक आ गया कि भाई निरसन नियम क्या है? सत्य है। चले आगे। हटा रहा हूं मैं इसको। सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त। सफिशिएंट कंडीशन देखना, मैं लिखता हूं माना वलय कैपिटल आर भी निरसन नियम सत्य है। माना वलय कैपिटल आर में निरसन नियम सत्य हैं। हमें वलय कैपिटल आर को बताओ क्या सिद्ध करना है? हमें वलय कैपिटल आर को शून्यभाजक रहित, हमें वलय कैपिटल आर को शून्यभाजक रहित सिद्ध करना है। हमें वलय कैपिटल आर को क्या सिद्ध करना है? शून्यभाजक रहित सिद्ध करना है। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। इसे हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। वलय आर को शून्यभाजक रहित बताना है, इसे विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। अब मैं यहां लिखता हूं यदि संभव हो तो माना वलय आर, भाई इसमें मैं वलय को विरोधाभास से सिद्ध करूंगा, इसका मतलब मैं शून्यभाजक सहित मान के चलूंगा और फिर लास्ट में बता दूंगा कि जो माना था वो गलत था, तो फिर ऑटोमेटिक शून्यभाजक रहित आ जाएगी। तो यदि संभव हो तो माना कि वलय आर शून्यभाजक सहित वलय है। अगर संभव हो तो माना कि जो वलय आर है वो शून्यभाजक सहित वलय है, अर्थात
ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर, बी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई ए डॉट बी बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। मैंने शून्यभाजक, मेरे को वलय को शून्यभाजक रहित बताना था, मेरे को वलय को शून्यभाजक रहित बताना था, मैंने विरोधाभास से उसको मान लिया शून्यभाजक सहित और शून्यभाजक सहित की परिभाषा लिख दिया। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि ए डॉट 0 का मान कितना होता है, 0। ए डॉट 0 बराबर 0 होता है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर लूँगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करें तो ए डॉट बी बराबर ए डॉट 0 और ए से ए कट जाएगा तो बी बराबर 0। कौन से निरसन नियम से, ए से ए कौन से निरसन नियम से काट रहा हूँ, वाम निरसन नियम, क्योंकि मैंने निरसन नियम तो सत्य माने तो वाम निरसन नियम से b बराबर 0 आ गया। बताओ ये तो गलत आ गया साहब। कैसे गलत आ गया, क्योंकि b को नॉट इक्वल टू 0 मान के चला था, b बराबर 0 आ गया, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः स्पष्ट है कि जो कि असत्य है। और असत्य क्यों आया, क्योंकि अपन ने जो माना था वो गलत था, और अपन ने क्या माना था, अपन ने शून्यभाजक सहित माना था, वो गलत था। अतः स्पष्ट है कि जो वलय आर होगी वो कौन सी होगी, शून्यभाजक रहित वलय होगी, जो कि असत्य है। अतः स्पष्ट है कि आर शून्यभाजक रहित वलय है। तो कुल मिला के दोस्तों ये था जिसमें सफिशिएंट कंडीशन थी, और सफिशिएंट कंडीशन में अपन ने क्या सिद्ध किया कि निरसन नियम सत्य मान के चले और शून्यभाजक रहित बताना था। विरोधाभास से सिद्ध किया है शून्यभाजक सहित मान के चले अपन, और जो गलत आ गया लास्ट में तो मैं मानूंगा कि जो माना था वो गलत था, तो शून्यभाजक रहित वलय है। ठीक है, आगे एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है दोस्तों, 2020 में आई है भाई। सिद्ध करो कि प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांक या प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। चलो ठीक है, इसको उतार लो, फिर हटा देता हूं। और अब की बार ये थ्योरम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी भाई, 2018 में आई थी, और अब वाली जो थ्योरम है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस लेक्चर में बताई हैं। चले आगे। थ्योरम 2016, 18 और 20, 2016, 18 और 20। देखो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है, सिद्ध करो कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। सिद्ध करो कि प्रत्येक क्षेत्र होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। लेकिन इसका विलोम सदैव
सत्य नहीं होता। सिद्ध करो कि जो प्रत्येक क्षेत्र होता है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, वो आईडी होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं। और जहाँ पे भी दोस्तों ऐसे आ जाता है ना कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, तो वहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल अपने को देना पड़ता है, और वो मैंने पहले ही बता दिया था, जेड प्लस डॉट वाला, वो तो दे देंगे। लेकिन क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ भाई। क्षेत्र बताने के लिए बताओ क्या क्या बताते हैं। एक वलय होती है, एक वलय है जो तत्समकीय क्रम विनिमय हो। एक वलय जो तत्समकीय है, क्रम विनिमय है, और उसमें प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये तो क्षेत्र की परिभाषा होती है। और इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या होती है कि एक वलय होती है जो तत्समकीय होती है, क्रम विनिमय होती है, तत्समकीय होती है, क्रम विनिमय होती है, और शून्य भाजक रहित होती है, शून्य भाजक रहित। तो बताओ भाई, तत्समकीय और क्रम विनिमय की कंडीशन, तो क्षेत्र में भी है और पूर्णांकीय प्रांत में भी है। भाई ये तो कॉमन है ना भाई, तत्समकीय है और क्रम विनिमय, ये दोनों कंडीशन तो क्षेत्र में भी है, और तत्समकीय और क्रम विनिमय की दोनों कंडीशन इंटीग्रल डोमेन में भी है। तो बताओ, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बताने के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये शून्य भाजक रहित की कंडीशन इसमें आ जाए। अगर शून्य भाजक रहित की कंडीशन क्षेत्र में आ जाएगी तो क्षेत्र हमेशा क्या बन जाएगा, एक पूर्णांकीय प्रांत बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ एक चीज बतानी है भाई, तत्समकीय दोनों तरफ है, क्रम विनिमय भी है, तो शून्य भाजक रहित और बता दो क्षेत्र में, बस क्षेत्र हो गया, वो पूर्णांकीय प्रांत हो गया ऑटोमेटिक। तो परिभाषाओं का खेल है इस चैप्टर में सारा का सारा। जिसको परिभाषा याद है वो सब कुछ कर लेगा। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि क्षेत्र F शून्य भाजक रहित वलय है। यह बताना है कि शून्य भाजक रहित वलय है। अगर आपने क्षेत्र को पूर्णांकीय प्रांत बताना है तो बता दो कि क्षेत्र F शून्य भाजक है, ऑटोमेटिक पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा। तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू F, मैं क्षेत्र के दो एलिमेंट A और B ले लेता हूं, और A नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट A डॉट B बराबर 0, ठीक है। आपने A और B फील्ड के दो एलिमेंट ले लिए और A को नॉन जीरो लिया है, इस प्रकार है कि A डॉट B बराबर क्या है, 0 है, ठीक है दोस्तों। अब देखना, चूंकि A नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू F, A है वो कैपिटल F का अशून्य अवयव है, A है वो फील्ड F का अशून्य अवयव है, और फील्ड में क्या होता है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है। तो बताओ, मैं ये बोलूँगा कि A इनवर्स होता है वो किस में बिलोंग करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। तो दोनों तरफ आप A इनवर्स से संक्रिया करा दो, तो A इनवर्स A डॉट B बराबर A इनवर्स डॉट 0। गुणा के लिए भाई फील्ड है वो वलय तो होता है, और वलय के अंदर गुणा के लिए साचर्यता नियम लगता है, तो A डॉट B बराबर 0 और A इनवर्स डॉट A 1 डॉट B बराबर 0,
तो यहाँ से b बराबर 0 आ गया। तो आपने a को नॉन जीरो लेके चला तो क्या आ गया, b 0 आ गया। a को आपने अशून्य लेके चला तो b 0 आ गया। इसी प्रकार इसको इक्वेशन 1, इसी प्रकार a एंड b बिलोंग्स टू फील्ड के एलिमेंट हैं और b नॉन जीरो एलिमेंट है सच दैट, इस प्रकार है कि a डॉट b बराबर 0। अब की बार आपने b को अशून्य मान लिया, नॉन जीरो मान लिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि b नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड का, तो बताओ फिर b इनवर्स हमेशा किस में बिलोंग करता है, फील्ड में बिलोंग करता है, क्योंकि फील्ड में तो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो आप क्या करो, a डॉट b है, आप b इनवर्स से संक्रिया करवा दो तो आप 0 डॉट b इनवर्स हो जाएगा। तो ये a डॉट b इनवर्स बराबर 0, मतलब a डॉट 1 बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर 0 आ गया। कहने का मतलब a को नॉन जीरो मान के चला तो b 0 और b को नॉन जीरो मान के चला तो a 0। मैं लिखूँगा अतः a डॉट b बराबर 0 इम्प्लाई या तो a बराबर 0 या तो a बराबर 0 या b बराबर 0। आपने a डॉट b बराबर 0 लेके चला, a को नॉन जीरो लिया तो b 0 आ गया और b को नॉन जीरो लिया तो a बराबर 0 आ गया, मतलब दोनों में एक 0 हुआ ना। तो a डॉट b बराबर 0 या तो a बराबर 0 या b बराबर 0। अतः क्षेत्र f एक, बताओ क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। अतः जो क्षेत्र f है वो क्या है, एक पूर्णांकीय प्रांत है। चलो ठीक है भाई, शून्यभाजक रहित बता दिया, और शून्यभाजक रहित, ये शून्यभाजक रहित की तो कंडीशन है, शून्यभाजक रहित बताते ही पूर्णांकीय प्रांत देते हैं। लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, ये भी बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। लेकिन ये याद रखना, ये एग्जाम्पल, लेकिन इस प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं होता, लेकिन इस प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं होता, क्योंकि z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत तो है, पूर्णांकीय प्रांत तो है, लेकिन क्षेत्र नहीं है। तो मैं दोस्तों ये बोल सकता हूं कि z प्लस डॉट है वो पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है। और क्षेत्र क्यों नहीं है भाई, मैं बोलूँगा लेकिन इस प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं होता, मतलब इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड होना जरूरी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि z प्लस डॉट है वो पूर्णांकीय प्रांत तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है। और क्यों नहीं है, अगर ये भी लिखना चाहो क्यों नहीं है, तो अब मैंने पहले भी आपको बता दिया, आप ये लिख सकते हो कि z प्लस डॉट में 1 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित नहीं होता। क्या, z प्लस डॉट में 1 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का गुणन प्रतिलोम उपस्थित नहीं होता, तो ये क्षेत्र नहीं है। क्योंकि क्षेत्र में अगर ये क्षेत्र होता, मान लो z प्लस डॉट, तो इसमें तो प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम होता, जबकि z प्लस डॉट में तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं और उनमें 1 और -1 के अलावा किसी भी इंटीजर का गुणन प्रतिलोम नहीं होता। तो z प्लस डॉट एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।